नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज हम जो है इस क्लास में सोशल साइंस की मैराथन क्लास करेंगे। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है, दोनों में करेंगे। हिंदी में जो ये पीडीएफ है, ये 59 पेजेस का पीडीएफ है और इंग्लिश में ये 62 पेजेस का पीडीएफ है, ठीक है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिए हैं। आप चाहें, अगर नीड लगती है तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक पेड पीडीएफ रहेगा, ठीक है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। देखो, सोशल साइंस यहाँ पे एक सिस्टमैटिक स्टडी है, एक व्यवस्थित रूप से हम पढ़ते हैं किसको, हमारी ह्यूमन सोसाइटी को, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी को और उसके इंस्टीट्यूशंस को, संस्कृति यानी कि कल्चर को, ह्यूमंस का क्या बिहेवियर होता है, व्यवहार, और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, ये हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट्स इंस्टीट्यूशन, कल्चर्स, बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शंस। इतना, ये एक डेफिनेशन है एक तरह से जो आपको लिखनी है। सामाजिक विज्ञान मानव समाज, उसकी संस्थाओं, संस्कृतियों, व्यवहारों, अंतःक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को संदर्भित करता है, ठीक है। ये हमें मानव के अस्तित्व के बारे में, यानी कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के बारे में भी बताता है। कहाँ से ह्यूमन आया, कैसे सोसाइटीज बनी, ठीक है, उन सोसाइटीज में क्या लेन देन चला, ठीक है, कैसे कल्चर, भाषा सब आया। तो यहाँ पे ये सब सोशल साइंस के अंदर हमें पता चलता है। सो बेसिकली ह्यूमन और ह्यूमन के रहने से, कब कैसे रहा, कैसे रहेगा, सब कुछ हम यहाँ पे सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपकी है मेन डेफिनेशन, इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, ठीक है, जिसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और फिर नेचर को दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये तो एक इंटरडिसिप्लिनरी जो है, इसका नेचर रहता है, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अंतः विषय मतलब इसके अंदर बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैं बात करूँ तो इतिहास है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, भूगोल है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, समझ रहे हो, राजनीतिक विज्ञान, तो इस इकोनॉमिक्स भी है इसके अंदर, अर्थशास्त्र। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी हो गया, या और भी है इसके अंदर, ठीक है, ये तो मैंने मेन मेन बताए। तो सब सब्जेक्ट्स को इसके एक कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, जो सोशल साइंस की ब्रांचेस कहलाती है, तो इसलिए ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। देन ये एम्पेरिकल रिसर्च है। देखो, ये रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस है, रिसर्च हुई है, उनके बेसिस पे सोशल साइंस बनी है। जैसे कि अगर हम हड़प्पन सोसाइटी के बारे में पढ़ाते हैं, तो हमें पता है उस टाइम की चीजें हमें मिली है, तब हमने अंदाजा लगाया है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, उस टाइम पे ये चीजें थी, ऐसे घर हुआ करते थे, ऐसी नालियां हुआ करती थी, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा, लोग ये सब पहनते थे, ये सब बर्तन यूज करते थे। तो ये सब एम्पेरिकल रिसर्च पे बेस्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है हम यहाँ पे खुद से मनगढ़ंत कहानियां पढ़ा रहे हैं, नहीं। ये अनुभवजन्य अनुसंधान पे बेस्ड है, यानी कि एम्पेरिकल रिसर्चेस पे। ये ह्यूमन सेंटर्ड है, बिल्कुल। सोशल साइंस के अंदर हम इंसान के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, और इंसान से जुड़ी संबंधित ये पूरा सब्जेक्ट ही मानव केंद्रित है, सही बात। अगला है थ्योरी ड्रिवन, बिल्कुल, यहाँ पे थ्योरीज है इस सब्जेक्ट के अंदर काफी सारी, और वो ही हम पढ़ते हैं, यानी कि ये सिद्धांत आधारित है, बिल्कुल है। आगे है नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारी मतलब ऐसी थ्योरीज जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, वो वर्णनात्मक है, वो एक्सप्लेन्ड है, जो हमें ट्रुथ बता रही हैं। वरना क्या पता चले कि पहले के टाइम में इंसान क्या करता था, कैसे पता चले बंदर से इंसान बना है, ये चीजें पता ही नहीं चल पाएंगी, ठीक है। सोशल साइंस ही है जो इंसान के बारे में पढ़ता है और फिर उसको हम तक इंफॉर्मेशन देता है। सोशल साइंस जिसने पढ़ा है वही ये चीजें बता पाएगा। ये व्यवहारिक और सैद्धांतिक है, ठीक है। ये लास्ट है, अप्लाइड एंड थ्योरेटिकल,
ठीक है। जहां पे देखो थ्योरी आई वो डिस्क्रिप्टिव होगी, वहां पे थ्योरेटिकल अपने आप वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये लाजमी सी बात है। थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में इनको डिस्क्राइब कर देना। अब इसके स्कोप देख लेते हैं। ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान का भाई स्कोप यानी कि दायरा क्या है। तो देखो, पहला तो है सोशियोलॉजी। यहाँ पे हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, डायनामिक्स, उसके कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे इनइक्वालिटी, कल्चर, फैमिली, सोशल चेंज, ये सब हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एरिया जो है, दायरा, स्कोप जो इसकी है वो सोशियोलॉजी है। दूसरा साइकोलॉजी है, जहाँ पे मेंटल हेल्थ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉग्निशन, इमोशंस, बिहेवियर, इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब पढ़ा जाता है। ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स, जिसमें हम मार्केट, पैसा, लेन देन, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सब की बात करते हैं। देन पॉलिटिकल साइंस है, जहाँ पे हम गवर्नमेंट, एक सोसाइटी को चलाने के लिए सिस्टम, उन सब की बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी है, यहाँ पे हम ह्यूमन कल्चर, सोसाइटी, डाइवर्सिटी कितनी सारी है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंक्लूडिंग कल्चरल प्रैक्टिस, मतलब कि हर जो पास्ट सिविलाइजेशंस रही हैं या आज जो सिविल अलग अलग स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनमें क्या क्या कल्चर है, डाइवर्सिटी है, ये सब पढ़ते हैं। हिस्ट्री, इतिहास की, कहाँ से इंसान आया, कहाँ से सोसाइटीज आई, क्या मूवमेंट्स हुए। ठीक है। देन ज्योग्राफी, यहाँ पे हम प्लानिंग्स, जो अर्बन रूरल प्लानिंग्स है, ज्योग्राफी है हमारे देश की, बाहर के देशों की। ठीक है। वेदर कंडीशंस, ये सब पढ़ते हैं। देन यहाँ पे एजुकेशन है। एजुकेशन देखो, यहाँ पे टीचिंग मेथड्स, जैसे आप बीएड कोर्स कर रहे हो, वो भी सोशल साइंस का ही एक एस्पेक्ट है। ठीक है, बेशक से आप इसके अंदर पेडागोजी सब्जेक्ट कोई भी ले लो, पर यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाना है वो सोशल साइंस का ही पार्ट है। ठीक है। देन कम्युनिकेशन स्टडीज है, जैसे मीडिया, टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे रहती हैं, ये सब्जेक्ट्स के नाम लिखकर, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में ही सोशल साइंस का स्कोप है। ठीक है, कैसे है वो सब्जेक्ट्स, किससे रिलेटेड है, वो हमें एक लाइन में सिर्फ बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण की संक्षेप में चर्चा करें, यानी कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखो, इस लेक्चर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ठीक है, मैंने बहुत, ये मतलब एक ऐसा टॉपिक है, अकेला अगर मैं टॉपिक ही मैराथन में समझाने लगी आधा घंटा लग जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको मैंने हैंड रिटन नोट्स की मदद से बहुत उम्दा तरीके से आपको समझाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहां पे जाके वो वीडियो देखना। ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे, मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। और साथ में वीडियो में जो हैंड रिटन नोट्स दिखाए, इंग्लिश में भी दिखाए हैं एंड हिंदी का भी आपको मिल जाएगा। वैसे दोनों इंग्लिश हिंदी मीडियम में आपको नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम हैंडल से, तो वहां पे जाके फाइल्स के ऑप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो ब्लूम वाला टॉपिक वहां से एक बार देख लेना। नेक्स्ट इज पेडागोजिकल एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शैक्षणिक विश्लेषण। देखो, शैक्षणिक विश्लेषण ना किसी भी टॉपिक पे एक पे करने को आ सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी टॉपिक पे शैक्षणिक विश्लेषण करने को आ सकता है। अब ये होता क्या है, तो देखो, सिस्टमैटिक स्टडी होती है। ठीक है, किस चीज की, कि भाई हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो लेसन या यूनिट भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है हम यूनिट का ही पेडागोजिकल एनालिसिस कर रहे हो, या हो सकता है किसी एक लेसन का कर रहे हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सारे लेसन है, यूनिट नहीं है, तो हम लेसन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वैसे ही आएगा। तो पेडागोजिकल एनालिसिस एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, इवैल्यूएशन है, जिसमें हम ये बताते हैं कि भाई हम अपनी टीचिंग लर्निंग के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, क्या मेथड्स यूज कर रहे हैं या अप्रोचेस। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम इवैल्यूएशन बच्चों का कैसे करेंगे, हम क्या टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा भी अदर चीजें। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, मैं आपको जनरल फॉर्मेट बता देती हूँ, जिसकी मदद से ना आप चाहे किसी भी टॉपिक पे, चाहे इन टॉपिक्स पे आए या सोशल साइंस का कोई भी टॉपिक आए,
आप उस पर पेडागोजिकल एनालिसिस कर पाओगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना पीडीएफ ओपन कर लूं। हम्म सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें लिखना है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम सबसे पहले चैप्टर नेम, दूसरा है क्लास, अगला है टॉपिक। सॉरी, टॉपिक, चैप्टर नेम हो गया ना, क्लास हो गया, टॉपिक तो ऊपर हो ही गया। बस ये दो चीजें लिखेंगे, ठीक है। अगर उस चैप्टर के कोई लेखक होते हैं तो वो भी लिखते हैं, बट वो होगा नहीं। तो दूसरा आएंगे हम सीधा, दूसरे में आप लिखोगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सब्जेक्ट को पढ़ाने की, याद रखिएगा। लाइक स्टूडेंट्स का इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना, टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन सोशल साइंस सब्जेक्ट, या बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग का बच्चों के अंदर विकास करना, डेवलपमेंट करना, टू एनहांस स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, ये हो गया। और टू डेवलप लव अमंग स्टूडेंट्स फॉर सोशल साइंस, ठीक है। तो ये कॉमन है कुछ, आप ये लिख दीजिएगा, ज्यादा नहीं, तीन चार बस, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पेडागोजिकल एनालिसिस में हम लिखते हैं वो है टीचिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस आंसर की जान है ये। इस टीचिंग पॉइंट में आप, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो भी टॉपिक हो, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है आपको 4-5 लाइंस में, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं, टाइप्स है, करेक्टरिस्टिक्स है, डेफिनेशन है, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन लिखना है चैप्टर का, ठीक है। ये टीचिंग पॉइंट्स के अंदर लिखोगे, ये कम से कम आपका 1 पेज का होना चाहिए। ये मतलब उस लेसन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स पता हो, ठीक है। वो भी कुछ आइडिया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, कि भाई ये B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया, ये था इसमें, जो भी है वो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, अब चौथी चीज क्या रहती है, मैं ना, मेरे पास जगह कम है तो मैं सीक्वेंस में नहीं लिख पा रही, आप सीक्वेंस में लिखते हुए चलेंगे एग्जाम में। अब इसके अंदर हम लिखेंगे टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज। टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। जैसे इसके अंदर हो सकता है एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है। 3 मेथड लिखने हैं सिंपली, एक एक लाइन में ऐसे, एक्सप्लेनेशन मेथड, या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है, टीम टीचिंग हो गया। तो इस तरीके से ये आपके रहेंगे। देन फिफ्थ रहेगा टीचिंग एड्स जो आप यूज कर रहे हो, जैसे ब्लैक बोर्ड एंड चौक, कोई पिक्चर्स हो सकती है, पीपीटी प्रेजेंटेशन हो सकती है, वीडियो हो सकती है, तो वो सब लिखेंगे। ये भी 4-5 लाइंस में आएगा, सिंपली नाम लिखने हैं, लिस्ट लिखनी है बस, जो जो यूज कर रहे हो। इसके बाद अगला है, एक हम यहाँ ना मिस कर गए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, जो लेसन से रिलेटेड होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन पॉपुलेशन, जो भी चैप्टर है। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, जो भी टॉपिक है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट दिस टॉपिक। तो इस तरीके से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने होते हैं जनरल के बाद, ये मैं मिस कर गई, आई एम सो सॉरी। अब इसके बाद ये टीचिंग एड्स बताया, लास्ट में बता देती हूँ कुछ इवैल्यूएशन क्वेश्चन बच्चों से पूछने होते हैं, 4-5। दैट व्हाट इज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन जो आपने टीचिंग पॉइंट्स में पढ़ाया है यहाँ से संबंधित पूछने हैं बच्चों से। तो इस तरीके से अब कोई भी आए,
टॉपिक आप उसका पेडागोजिकल एनालिसिस कर पाओगे। बस ये जो टीचिंग पॉइंट वाला है ना, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। सोचो कोई टॉपिक आ जाए डिजास्टर मैनेजमेंट और आपको पता ही ना हो इसका मतलब क्या है, तो वहां आप अटक जाओगे। बट ऑब्वियसली देखो, आपने अपनी ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो बहुत उम्दा तरीके से कर पाओगे। आपको बेसिक नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज से ही आप थोड़ा बहुत लिख दो इसमें। एक पेज नहीं लिख सकते तो आधा पेज लिख दो, ठीक है। समझ गए हो कैसे पेडागोजिकल एनालिसिस करना है? अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये सब एक बार देख लेना। ये रीडिंग का ही पार्ट है, ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। देखो वैसे अगर शॉर्ट में बताएं तो देखो, पेडागोजिकल एनालिसिस से क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स पता होते हैं सब्जेक्ट को पढ़ाने के और टॉपिक को पढ़ाने के। प्लानिंग अच्छी हो पाती है, बेटर प्लानिंग। इससे अप्रोप्रिएट मतलब सही मेथड का हम यूज कर पाते हैं, क्योंकि हम प्री प्लान करके चलते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चंस प्री प्लान करके चलते हैं, फिर मतलब सही क्वेश्चंस क्लास में पूछ पाएंगे, ऐसा ना हो कि आउट ऑफ द टॉपिक हो जाए। हम सही चीजें पढ़ा पाएंगे क्योंकि प्री प्लानिंग की। अदरवाइज कई बार आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ अलग पढ़ा देते हैं, सिलेबस से थोड़ा हट के दूर चले जाते हैं, ठीक है। हम सही टीचिंग एड्स का यूज कर पाएंगे जो बच्चों की एज और क्लास के हिसाब से होंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, ये सब आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। बस करना क्या है, एक बार थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ अब हिंदी में। देखो इंग्लिश में समझो या हिंदी में समझो, ठीक है, मेन है समझ आना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपने जो समझा है वो आप एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। तो वो चीज करते हुए चलेगा। इंग्लिश हिंदी की लिमिटेशन मत करिएगा। समझा मैं जो रही हूँ वो तो आम बोलचाल की भाषा में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे है भाई, मार्केट, कम्युनिटी, स्टेट, रिलीजन, इनका कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, ठीक है। देखो मार्केट, बाजार, ये एक ऐसा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे गुड्स, ठीक है, यानी कि सामान, और सर्विसेज। देखो गुड्स क्या हो गए, जैसे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, गुड्स एजुकेशन इंडस्ट्री में बुक्स हो गई, मैं बुक्स सेल करती हूँ, ठीक है, जो कि मैंने लिखी हुई है, ठीक है। सर्विसेज हो गई, मैं क्लासेस देती हूँ जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे चलती है, उसमें मैं जिन बच्चों को क्लासेस चाहिए होती है वो हमारे बैच में एनरोल करते हैं, तो ये एक सर्विस हो गई, ये गुड्स नहीं हो गई। समझ रहे हो? ऐसे ही जैसे सर्विस हो गया, आपने ब्यूटिशियन देखी है जो पार्लर वगैरह का काम करती है, तो वो सर्विस देती है, ठीक है। और गुड्स क्या हो गए, कोई आप कॉस्मेटिक्स की दुकान पे जाते हो, कोई लिपस्टिक बेच रहा है, फेस पाउडर या और भी चीजें, तो वो गुड्स के अंदर आएगा। तो गुड्स और सर्विसेज में ये अलग होता है, ठीक है। तो मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज, एक ऐसी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, खरीदे और एक्सचेंज किए जाते हैं, ठीक है। बॉट, सोल्ड एंड एक्सचेंज्ड, ठीक है। इट इज डायनेमिक स्पेस जहां पे इंडिविजुअल्स, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस जो है कमर्शियल एक्टिविटी करती है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कोई बेचना चाहता है, किसी को वो खरीदना है, ठीक है। नीड्स एंड वांट्स यहाँ पे सेटिस्फाई होती है एक मार्केट में बंदों की। तो मार्केट जो है वो एक कमर्शियल है, व्यवसायिक है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज है गुड्स और सर्विसेज का, कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, प्राइस मैकेनिज्म होता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइजेस रखने होते हैं। एक एग्जांपल इसके अंदर डाल देना, कोविड के टाइम में मास्क जो है ना, जो नॉर्मल मास्क आज के टाइम में 5 रुपए का, 7 रुपए का मिल जाता है मार्केट में, या 10 रुपए का मैक्सिमम, वो उस टाइम पे 25-25, 30-30 रुपए का बिका है। तो क्योंकि डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। प्राइवेट ओनरशिप, देखो जो मार्केट प्लेसेस होती है उसमें जो बंदे होते हैं उनका अपने बिजनेस पे प्रॉपर राइट होता है, ठीक है। जैसे कि बीइंग अ बेस्ट टीचर है, ठीक है, तो इस पे हमारे राइट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखोगे टाटा ब्रांड है तो उस पे टाटा कंपनी जो है उनके राइट्स हैं, जो उसके फाउंडर है उनके राइट्स हैं, जो उसका ओनर है उसका है। रिलायंस कंपनी देखोगे अंबानी जी है, ठीक है। तो इसी तरीके से है। और हर बिजनेस को चलाने के लिए भाई, एक मार्केट को चलाने के लिए रेगुलेशंस होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार एमसी, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, एमसी किसी भी एरिया का, वो
वहां पे आ जाता है मार्केट्स में, और जो लोगों ने आगे दुकान बढ़ाई होती है उनको हटा देते हैं, क्योंकि वो रेगुलेशंस के खिलाफ होती हैं। मार्केट में हमेशा फेयरनेस बनाए रखने के लिए, ठीक है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, लोग मतलब जो खरीद रहे हैं उनके लिए राइट्स होते हैं, और गवर्नमेंट इंश्योर करती है इन चीजों को कि मार्केट में सब कुछ सही रहे। ऐसा ना हो कि दुकानदार के साथ कुछ हो, गलत हो जाए, ऐसा ना हो कि कस्टमर ग्राहक के साथ कुछ गलत हो जाए। तो दोनों के लिए अपने अपने राइट्स होते हैं। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे वो वर्क करती है, और डिफरेंट कैटेगरीज है मार्केट की, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, मतलब जहाँ पे मार्केट्स हैं, तो उनको एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो वर्क करती है। ठीक है, ये हर मार्केट के लिए अप्लाइड है ये चीज। ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। अब कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज और जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी शो करते हैं। ठीक है। कम्युनिटीज जो है वो एथनिसिटी, रिलीजन, जोग्राफी, शेयर्ड हॉबीज, इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। ठीक है। जैसे आप लगा लो, कोई भी एक गांव है, ठीक है, तो वो गांव एक कम्युनिटी हो गया। तो उस कम्युनिटी में आप देखोगे जनरली गांव के लोगों की सोच या उनका त्योहार मनाने का तरीका, पहनावा, ये जनरली एक जैसा होता है। ठीक है, उनके इंटरेस्ट लेवल सेम होते हैं। ठीक है। जैसे लेट सपोज बिहार के जो लोग हैं, उनका खान पान, मैक्सिमम लोगों की बात करें, एक्सेप्शनल तो देखो आज के टाइम में हर जगह हो सकते हैं, उनका फूड बात करें, उनके इंटरेस्ट बात करें, ठीक है, उनके डांस की बात करें, या सॉन्ग्स की बात करें, तो वो अलग लेवल उनका रहता है, मतलब अपने हिसाब से रहता है। ऐसे ही हरियाणा के लोगों का अलग होता है। आप मद्रास के लोगों का देखोगे, तमिलनाडु का देखोगे, उनका अलग रहेगा। केरल के लोगों का अलग रहेगा। महाराष्ट्र के लोगों का अलग रहेगा। तो ये कम्युनिटी के हिसाब से होता है। ठीक है। तो शेयर्ड आइडेंटिटी होती है कम्युनिटी के लोगों की आइडेंटिटी, जनरली लाइक एक बिलोंगिंगनेस होती है, जैसे हम कह देते हैं पक्का ये हरियाणा से होगा, ठीक है, या पक्का ये बिहार से है, कर देते हैं ना, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिखा देते हैं। ठीक है। अभी जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक स्टैंड अप कॉमेडी में देख रही थी, तो उसमें, या रील्स भी है, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, कि एक बंदा जो है वो गाड़ी से निकलता है, ठीक है, और वो सामने वाले को डांटने लगता है कि भाई मेरी गाड़ी तूने कैसे ठोक दी, ठीक है, कैसे टक्कर मार दी। तो दूसरा बंदा गाड़ी में बैठे हुए सोचता है कि ये पक्का हरियाणवी है, इससे हरियाणवी में बात करूंगा तो ये डर जाएगा, वरना नहीं। तो वो हरियाणवी बोलने की कोशिश करता है, पर गलत हरियाणवी बोल देता है। आप कॉन्फिडेंस ले आए अपने अंदर, सब कुछ प्लान कर लिया, बट जो वहां के लोगों की आइडेंटिटी होती है और एक टोन होता है ना, वो लाना मुश्किल होता है। ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य है, वहां के लोगों की जो आइडेंटिटी है वो उन्हें अलग बनाती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग हो। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शंस। देखो, मेंबर जो सोसाइटी के होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग एक्टिविटीज करते हैं, रिचुअल्स अलग होते हैं, परंपराएं अलग होती है। सोशल सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट होते हैं, जैसे कहते हैं ना हमारे गांव में किसी को भी जरूरत होती है हम सब खड़े रहते हैं, मतलब जरूरत के टाइम पे खड़े रहना, सुख दुख में खड़े रहना, तो वो सोशल सपोर्ट हो गया। नॉर्म्स एंड वैल्यूज, देखो हर कम्युनिटी के अपने नॉर्म्स और वैल्यूज और कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है जिसे वो करते हैं। इसमें आप खाप पंचायत का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है। देन इंक्लूसिविटी, देखो कम्युनिटीज इंक्लूसिव भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया ना अभी, एक्सेप्शनल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बिहारी जो है वो भोजपुरी सॉन्ग सुनेगा ही सुनेगा, किसी को नहीं पसंद होंगे। ठीक है। वो मतलब उसको कोई और कल्चर, लेट सपोज उसको गुजराती कल्चर पसंद हो, तो वो गुजरात में चला जाए और वहां पे इंक्लूसिवनेस उसकी हो जाए। समझ रहे हो? तो मतलब जो वो कम्युनिटी है वहां पे बाहर का भी लेन देन चलता रहता है। ठीक है। इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी इंटरेस्ट बेस्ड होती है, कल्चर, रिलीजन, बहुत चीजों फैक्टर्स होते हैं जिसपे कम्युनिटी के टाइप्स बनते हैं। राइट। नेक्स्ट इज स्टेट। देखो, एक स्टेट होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो होल्ड करता है एक स्पेसिफिक टेरिटरी को और उसकी पॉपुलेशन को।
ठीक है। यहाँ पे स्टेट से हमारा मतलब एक कंट्री से बेसिकली हो गया है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, हमारे देश को अभी डेमोक्रेटिक है और एक रूलिंग पार्टी है, एक ऑपोजिशन, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है, जो वर्क करती है और हमारे देश को चलाती है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं स्टेट का अपना लीगल सिस्टम होता है। आप जिस स्टेट में रहते हो उसकी सिटीजनशिप देना, मतलब वहां के लोगों को सिटीजनशिप होती है। ऐसा नहीं है कि उस देश में कोई और आया तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, मिलती भी है तो उसके लिए पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है। और स्टेट जो है पब्लिक सर्विसेज का काम करता है, इसकी एक अपनी गवर्नमेंट होती है। ठीक है। एंड ये सॉवरेनिटी पे बेस्ड है। अभी देखो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी ना, तो उसमें ये मतलब वॉर जैसे हालात हुए थे, बेसिकली वॉर स्टार्ट तो हुई नहीं थी, एक तरह से मतलब ये बोल लो पिक्चर नहीं आई, ट्रेलर ट्रेलर था, और अच्छा है वही चीज हुई, वरना बहुत नुकसान दोनों देशों का होता। खैर हमारा इंडिया का तो थोड़ा कम ही होता, पाकिस्तान तो तबाही हो जाता। तो अच्छा है, चलो उनके भी भगवान ने सुन ही लिया। तो थोड़ा ऐसे टॉपिक्स पढ़ाते वक्त ना, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, एंड मैं हमेशा से इस सब्जेक्ट में इतनी इंटरेस्टेड रही हूँ ना, मैं मतलब जड़ तक चली जाती हूँ किसी भी टॉपिक के, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाऊँ तो उसके लिए शुरू में ही माफी चाहूंगी। तो यही चीज है, हम उस वक्त पे बात कर रहे थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, मिलजुल कर रहना चाहिए, ब्रदरहुड में रहना चाहिए। हाँ ये चीजें एक स्टेट की होती है, एक कंट्री की होती है, पर कुछ बातें ना बुक्स तक होती है, रियल लाइफ की रियलिटी अलग होती है, और कभी कभी सामने वाले को ना उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी होता है, अदरवाइज वो आपके सर पे चढ़ जाएगा। तो वही हालात उस टाइम पे बने थे। तो बस कुछ टॉपिक्स हैं लिखने के लिए हैं, ऐसी स्थिति आएगी तो सामने वाले को पाकिस्तान जैसे देश को दिखाना भी पड़ता है। सही बात। चलो आगे, रिलीजन। रिलीजन क्या है? रिलीजन एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेड कॉन्सेप्ट है। इसके अपने बिलीफ्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, यानी कि अपनी परंपराएं हैं, काम करने का तरीका है, वैल्यूज हैं, ठीक है, मान्यताएं हैं, बिलीफ्स एक रिलीजन की। ठीक है। हर रिलीजन देखो अपनी एक स्पिरिट लेकर आता है, और लोग अपने एक डिवाइन मतलब एक डिवाइन फीलिंग होती है, ठीक है, अपने अंदर, उसके लिए एक स्पिरिचुअलिटी रखते हैं और रिस्पेक्ट रखते हैं। ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म में भगवान के लिए रखा जाता है, ठीक है, क्रिश्चियन में जीसस के लिए रखा जाता है, इस्लाम में जो है अल्लाह के लिए रखा जाता है। ठीक है। तो सब अपने अपने गॉड की जो है वर्शिप करते हैं। ठीक है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, बिलीव करते हैं हम एक डिवाइन फोर्स में, जो किसी मतलब एक सुपर नेचुरल एंटिटी है। ठीक है। तो उसमें बिलीव करते हैं लोग। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, सबका अपना प्रेयर करने का तरीका, और उस भगवान को, ठीक है, जो भी उस धर्म के भगवान हैं, ठीक है, उनको वर्शिप करने का तरीका अलग होता है। मॉरल और एथिकल गाइडलाइंस अलग होंगी। हर सोसाइटी अपने हिसाब से बिहेव करती है, हर रिलीजन अपने हिसाब से बिहेव करता है। तो जैसे मैं बोलूं, अगर इस्लाम धर्म की बात करें, ठीक है, इस्लाम धर्म अगर आप देखोगे तो दुबई में, पाकिस्तान में और टर्की में, तीनों में अलग तरह से वर्क करता है। आपने कभी टर्की में देखा है कितनी मतलब फ्रीडम है वहां की लड़कियों को? और वही चीज अगर आप पाकिस्तान में देखोगे तो नहीं है। तो धर्म सोसाइटी के हिसाब से भी चेंज होता है, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है। कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी। देखो एक रिलीजन एक कम्युनिटी की आइडेंट मतलब एक कम्युनिटी भी बनाता है, और साथ में आइडेंटिटी भी उस कम्युनिटी की या उन लोगों की कुछ की बना देता है। बेसिकली रिलीजन लोगों को साथ लेकर आता है जिनके कॉमन बिलीव्स होते हैं। ठीक है। स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट होते हैं, देखो बुक्स वगैरह होती हैं, अपनी टीचिंग्स होती हैं, पुरानी स्टोरीज होती है हर एक रिलीजन की। ठीक है। जैसे कि जो अ, रामायण और महाभारत हो गई वो हिंदू धर्म में है, ठीक है, बाइबल हो गई या और किसी धर्म में दूसरा कुछ हो गया, ठीक है, सबकी अपनी अपनी बुक स्टोरीज
और टीचिंग्स होती है। ठीक है, टीचिंग्स में आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मदरसा में इस्लाम एजुकेशन दी जाती है, और ऐसा नहीं है सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन, उसके साथ अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, बट बेसिकली वो धर्म के ओरिएंटेड काम करते हैं मदरसाज में। नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप, हर धर्म की अपनी वर्शिप करने की जगह अलग होती है, जैसे कि क्रिश्चियंस की चर्च, हिंदूज की टेम्पल, और मॉस्क हो गए इस्लाम धर्म के। ठीक है। देन डाइवर्सिटी, देखो वर्ल्ड में ना बहुत डाइवर्सिटी है रिलीजन के बेसिस पे। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इसके अलावा भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है। अब तो जैनिज्म जो है, जैन, वो भी अलग से एक धर्म माना जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से धर्म है, और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी और है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब आए वेरियस स्किल्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। हिंदी में आप एक बार देख लीजिए। पहला है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। देखो, हर सोशल साइंस के ना ये जो स्किल्स हैं अलग अलग, जो यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं, बेसिकली कहने का मतलब है एक लेसन प्लान को पहले हम टुकड़ों में सीखते हैं, अलग अलग स्किल्स सीखते हैं उस लेसन के। ठीक है, मतलब सोशल साइंस से में एक लेसन अगर हमें पढ़ाना है, तो आप ट्रेनिंग के टाइम पे धीरे धीरे टुकड़ों में ही उस चीज को सीखोगे, एकदम तो सीख नहीं सकते हो। तो फर्स्ट है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम सीखते हैं कि उस लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, टू दी स्टूडेंट्स, राइट। तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन अपना काम करता है जहां पे हमने उस पर्टिकुलर लेसन के लिए प्रॉपर उसकी डेप्थ पढ़ाने के लिए एक इंट्रोडक्शन पूरा प्रॉपर स्टूडेंट्स को दिया कि भाई इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार आप रीड करोगे ना, तो समझ आएंगी चीजें। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि क्या बच्चे इस लेसन के लिए रेडी है या नहीं है। क्या इस लेसन के लिए जो उनके पास पहले से प्रीवियस नॉलेज, बेस नॉलेज, पूर्व ज्ञान होना चाहिए, वो बच्चों को है या नहीं है। तो वो कुछ क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं, तो वो इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर बच्चे मैक्सिमम आंसर कर पाते हैं, तो दैट मीन्स दे आर रेडी फॉर द लेसन। एंड देन हम अपने चैप्टर को और ज्यादा इंट्रोड्यूस करके, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बच्चों को छोड़ के, कि ताकि वो बाकी के लेसन में इंटरेस्ट ले, तो वो इंट्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है। देन स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, बाकी रीडिंग का पार्ट है, आप एक बार मतलब समझ जाओगे, बट लिखने के लिए देखो वर्ड्स चाहिए एग्जाम में, तो उसके लिए एक बार रीड करना। स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन होता है विद एग्जाम्पल्स ओनली, जहाँ पे हम एग्जाम्पल्स दे के बच्चों को समझाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मैराथन सोशल साइंस की, तो मैं बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मैं अभी बुक्स के एग्जाम्पल दिए, बाइबल वगैरह, और महाभारत, रामायण। ठीक है, मैंने मदरसे वाला एग्जाम्पल दिया, इंडिया पाकिस्तान की वॉर वाला दिया, टर्की दुबई वाला दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ये स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन होती है, जब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी चीज को इलस्ट्रेट करते हैं, मतलब उसके तात्पर्य से, एग्जाम्पल के तात्पर्य से कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट होता है भाई बच्चों को प्रोत्साहित करना। इसमें क्या है भाई, हम बीच बीच में बच्चों को शाबाश, वेरी नाइस, कोई क्वेश्चन पूछा तो ग्रेट। ठीक है, तो ये सब चीजें करते हैं। री इन्फोर्समेंट जरूरी है ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले क्लास में, और मोटिवेटेड रहे कि हाँ मैं सही आंसर करूंगा, या मैं सही से सुन रहा हूँ। और मैं मतलब इससे बच्चे क्या होता है, इंटरेस्ट लेते हैं। और सोचो बीच में आप कोई क्वेश्चन ही ना पूछो, कोई प्रोत्साहन ही बच्चों को ना दो, तो बच्चों को क्या लगेगा, अरे
मैम तो वो कर रही है, मैम तो कुछ पूछ नहीं रही, मैं क्यों सुनूं, वो आउट ऑफ दी मतलब देख आपको रहे होंगे, क्लास से बाहर हो जाएंगे। तो एक सही रीइंफोर्समेंट भी जरूरी है। एक बच्चे को रीइंफोर्स करोगे तो बाकी ध्यान से सुनेंगे कि मैम को अगली बार कोई क्वेश्चन पूछेंगी तो मैं बताऊंगा, मैं हैंड रेज करूंगा। ये चीजें बच्चों के अंदर आती हैं, बहुत कॉमन सी चीज है। नेक्स्ट, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। देखो हम मतलब जब हम लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ये चेक करने के लिए कि बच्चों का प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है, बेस बना हुआ है या नहीं इस लेसन के लिए, तो वो चेक करते हैं तब क्वेश्चन पूछते हैं, या बीच बीच में भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसको ये क्वेश्चंस के बाद ही हम बच्चों को रीइंफोर्स करते हैं बेसिकली। तो ये जो क्वेश्चनिंग पूछ रहे हैं वो सही होनी चाहिए और रिलेवेंट होनी चाहिए। समझ रहे हो, सोचो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रही हूँ, मैंने बताया ही नहीं कि बी आर अम्बेडकर जी ने उसको बनाया है, और मैं बच्चों से पूछ लूं बताओ किसने बनाया। अरे बच्चों को पढ़ाओ तो पहले, तभी तो पूछोगे। तो वो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है कि जो पढ़ा रहे हो बीच बीच में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हुए चलो। अगर आप पढ़ा रहे हो, एक डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ा दिए तो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछो, मतलब हर 5 से 10 मिनट के बीच एक क्वेश्चन तो पुट ऑन होना चाहिए। वो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है एक लेसन को पढ़ाते वक्त। देन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसमें ना अक्सर स्टूडेंट्स गलत लिख देते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताती हूँ। देखो स्टिमुलस वेरिएशन होता है, जो एक टीचर है, ठीक है, ऐसा ना हो वो एक ही जगह बैठ के पढ़ा रही है पूरी क्लास को, ऐसा ना हो कि वो क्लास में एक ही जगह खड़े होके पढ़ा रही है, ठीक है। एक तो उसका राउंड्स लेना जरूरी होता है, ठीक है। साथ में टीचर की वॉइस में उतार चढ़ाव जरूरी होता है, ठीक है। और टीचर के फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें ना आती है स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर। तो टीचर को ये सब करना आना चाहिए। अगर वो ऐसे नहीं पढ़ाएगी तो क्लास बोरिंग हो जाएगी और बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। होगा क्या, बच्चे पैसिव बन जाएंगे, यानी कि सिर्फ सुन रहे हैं, और टीचर एक्टिव रहेगी, यानी कि वो ही बोल रही है, वो ही स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस दे रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है। मतलब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगी, जो कि आज के टाइम में हमारे सिस्टम में वर्क नहीं करती। हमारे सिस्टम में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, बच्चों की अटेंशन के लिए जरूरी है कि टीचर का स्टिमुलस वेरिएशन हो, वॉइस में उतार चढ़ाव हो गया, वॉकिंग इन द क्लासरूम, ठीक है, डिस्टरबेंस ना हो क्लासरूम में, उस चीज को ध्यान रखना। एंड वो कैसे, वो हम अपने जेस्चर से ही रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कर देते हैं कई बार, या किसी बच्चे को लगता है कि भाई ये बच्चा नींद में हो रहा है, अगर हम उसको देखने ही लग जाते हैं, बार बार उससे आई कांटेक्ट ही कर लेते हैं, तो वो ही काफी होता है उस बच्चे को अटेंशन देने के लिए। समझ रहे हो। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, मूवमेंट्स, जेस्चर्स, चेंज इन वॉइस, इंटरेक्शन स्टाइल में चेंज करना, आई कांटेक्ट भी डाल दो इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, एक बार अच्छे से डिटेल से रीड जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को मैं यही ओवर करूंगी। एज यू नो कि आई एम ऑन आई एम डूइंग माई पीएचडी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है या जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, दे नो माई लास्ट 3 to 4 years जर्नी। सो आई एम ट्रैवलिंग बिट फॉर दैट, थोड़ा सा ये क्लास भी आपको लेट मिल रही है, और मैंने वो इम्पोर्टेंट सारा कवर करने की कोशिश की जो एग्जाम में आएगा ही। ये आएगा ही, यहाँ से हो सकता है एक क्वेश्चन ना आए, बाकी सारे आएंगे, वरना एक भी नहीं बोलूंगी मैं कि छूटेगा यहाँ से। ये सारे फिक्स्ड क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर, इस मतलब जो ये सब्जेक्ट है इसकी जान है ये सारे टॉपिक्स। सो इतना कीजिए, बट अच्छे से कीजिए, ऐसा ना हो कि जो कर रहे हो वो ऐसे ही कुछ भी कर लिया है, ठीक है। थोड़ा करो पर अच्छे से करो, ठीक है। मैं हिंदी में एक बार शो कर रही हूँ, एंड देन इसके बाद हम मिलते हैं दूसरी क्लास में। बाकी मैं सजेस्ट करूंगी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बाकी भी देख लेना, बहुत उम्दा तरीके से, इजी पॉइंट वाइज, ऐसे ही मैंने जैसे दिखाया आपको, आप समझ ही गए होंगे कैसा पीडीएफ ये है। इसको डाउनलोड कर लोगे और रीड कर लोगे ना, थोड़ा थोड़ा सिर्फ हेडिंग्स भी देख लोगे, 1 से 2 घंटे में प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के लिए। या पूरा दिन दे देते तो और बढ़िया है, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।